Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री क्लब में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी के बारे में। कॉलिजन थ्योरी जो है बेसिकली, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो कॉलिजन थ्योरी हमें बताती है कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो कैसे बनता है। ऑब्वियसली जब हमारे एक बीकर है, ठीक है, हमारे पास बीकर है, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्टेंट रखे हुए हैं। अब देखो, अपने आप तो प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा, ठीक है, आपस में ये दोनों जब कोलाइड करेंगे, इनके बीच में कुछ एक केमिकल चेंज होगा, तभी हमें कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मिलेगा वहाँ पे, है कि नहीं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड होना ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी बात है, एक परफेक्ट डायनामिक कंडीशन में कोलाइड होना ज़रूरी है। मतलब अगर साइडवेज ओवरलैप हो रहा है तो कुछ अलग पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट बनने की, अगर हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है तो कुछ अलग पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट बनने की। तो स्टेरिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर साइड से अप्रोच मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस है, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस डायरेक्शन से आएगा। तो स्टेरिक फैक्टर्स भी हमें कॉलिजन थ्योरी बताती है कि कैसे स्टेरिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। तो इस कोलिजन थ्योरी को बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है। कॉलिजन्स के जो काइनेटिक थ्योरी है, ऑब्वियसली काइनेटिक थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, उतनी फास्ट वो जाके कोलाइड करेंगे, है कि नहीं। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ अ रिएक्शन कि किस तरीके से कोई रिएक्शन अकर करती है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, वो आप लिख लीजिए। दिस थ्योरी एम्स at the quantitative, मैं इसको अपने नोट्स से ही दिखा देती हूँ। दो बार वो चीज़ें लिखने में आलस आ रहा था तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नोट से ही बता देती हूँ। दिस थ्योरी एम्स एट द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स है और ये हमें एक क्वांटिटेटिव डाटा देता है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसमें हमें ये कुछ वैल्यूज़ देगा, कुछ रिजल्ट्स देगा, कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रल वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो एक क्वांटिटेटिव डेटा देता है ये। इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम टू बी हार्ड रिजिड स्फीयर्स। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ अजम्पशंस हैं कि हम उनको मानते हैं कि वो एक हार्ड रिजिड स्फीयर है, ठीक है, हार्ड है और रिजिड है। और ये रिएक्शन अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल कम क्लोज एंड, मतलब वो रिएक्शन तभी होगी जब वो एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होंगे, वो इतने परफेक्टली क्लोज होंगे कि अब वो कोलाइड करके प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो वो एक प्रॉक्सिमिटी में होंगे। वही कॉलिजन्स को हम इफेक्टिव मानते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि कॉलिजन्स तो बहुत सारे होते हैं। हमारे बीकर में इतने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कॉलिजन्स होते होंगे, मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते होंगे। बट कुछ ही ऐसे कॉलिजन्स होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, जो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं कि हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए या साइडवेज ओवरलैप होना चाहिए, और वही इफेक्टिव होते हैं कॉलिजन्स जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन देते हैं। तो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, ओके। अगर ये सारे कॉलिजन्स जो हैं ये हैपन जो भी हो रहे हैं हमारे उसमें पर सेकेंड, जितने भी कॉलिजन्स हमारे हो रहे हैं उस बीकर में विच आर हैपनिंग पर सेकेंड आर इफेक्टिव पर सेकेंड, देन आर मैक्स जो मैक्सिमम रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन्स हैपनिंग पर सेकेंड। मतलब इफ़ ऑल द कॉलिजन्स हैपनिंग आर इफेक्टिव, मतलब जितने भी अगर 100 कॉलिजन्स हुए हैं तो सारे के सारे अगर कॉलिजन्स इफेक्टिव हैं, तो जो मैक्सिमम रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने मैक्सिमम
एक सेकेंड में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुए। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का। एक मेरे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है विच इज़ गिविंग A + B गिविंग प्रोडक्ट। तो अब मैंने उसको क्या माना है, वो एक हार्ड स्फीयर है। हार्ड स्फीयर है तो मतलब ये मेरा एक स्फीयर है, हार्ड स्फीयर है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये मेरा दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये इसका रेडियस है और ये B का रेडियस है। ठीक है, जो कोलाइड करने जा रहा है, ये दोनों कोलाइड हुए। अब इनका जब ये बी जो है मेरा जो सेकंड मॉलिक्यूल है, जब ये इससे आके कोलाइड हुआ, तो अब देखो एक पर्टिकुलर विसिनिटी में ये आके कोलाइड हुआ, तभी ये प्रोडक्ट दे पाएगा जब ये आपस में टच कर रहा है। तो मतलब मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मैंने इनके रेडियस को आपस में मिला दिया, इसके रेडियस को एक्सटेंड कर दिया इसके रेडियस तक, दोनों को आपस में मिला के एक नया सर्कल मैंने ड्रॉ करा। ठीक है, एक ये कॉलिजन स्फीयर मैंने ड्रॉ करा। अब इस प्रॉक्सिमिटी में इतने कॉलिजन डायमीटर में जितने भी बी के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इससे कोलाइड होंगे और वो सब इफेक्टिव कॉलिजन्स माने जाएंगे, है कि नहीं। आप मैंने क्या करा, मैंने एक ए का स्फीयर है वो लिया और एक बी का स्फीयर है। जब मैंने इन दोनों को कोलाइड करा, इनके रेडियस को आपस में मिला के एक नया वर्चुअल कॉलिजन डायमीटर मैंने प्रोड्यूस करा, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस रेंज में कोई भी बी का मॉलिक्यूल आएगा तो वो पक्का इससे कोलाइड हुआ होगा। तो ये जो नया मेरा जो कॉलिजन जो मेरा स्फीयर है, तो ये मेरा वो वाला स्फीयर है जहाँ पे कॉलिजन होगा। सो इसको मैंने क्या बोला है, कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो RA + RB ये मुझे सिग्मा देता है, सिग्मा को हम बोलते हैं कॉलिजन रेडियस बोल सकते हैं। ओके, और इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूँ तो कॉलिजन डायमीटर बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे नए वाले बिगर सर्कल का, ये हो जाएगा πσ², क्योंकि मैं इसको अभी 2D में इंक्लूड करके चल रही हूँ, तो πr² एक सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वो क्या माने जाएंगे, उनके कॉलिजन्स एक इफेक्टिव कॉलिजन्स माने जाएंगे। तो मैंने क्या लिया, एक पर्टिकुलर, अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसकी जो स्पीड है विच इट इज़ U/s, इसकी स्पीड है। ठीक है, U इसकी स्पीड है पर सेकेंड। तो अगर मैंने देखा कि इसकी स्पीड है U/s, तो एक सेकेंड में इसकी स्पीड U है, तो मतलब मैंने अगर डिस्टेंस में देखूँ तो डिस्टेंस भी इसका U ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको पता है U/s है और टाइम भी 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है U का, तो इसलिए मैंने U एक डिस्टेंस ले लिया। सिंस मैं सब कुछ यहाँ पर सेकेंड डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस भी पर सेकेंड का लिया। तो इसने U डिस्टेंस जो है, U डिस्टेंस अप्रोच किया इन पर सेकेंड, और इस पर्टिकुलर पर सेकेंड में, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे बी के, उनको मैं क्या मान के चलूँगी, वो एक इफेक्टिव कॉलिजन है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें मैंने क्या माना है कि लेट n∩A एंड n∩B बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो U इसकी एवरेज वेलोसिटी मैंने मानी थी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस भी मेरा U ही माना था। और U जो होती है एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला मुझे पता होता है √8 kT/m। सिंस अभी हमने देखा है कि किस पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, तो उससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है एवरेज वेलोसिटी का। m क्या होगा, मास ऑफ एटम, बट हेयर इट इज़ अ मॉलिक्यूल, सो रिड्यूस्ड मास इज़ कंसिडर। तो यहाँ पर हम म्यू लिख देंगे इसको, क्योंकि A और B दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो तेरा तुम्हारा U क्या बन जाएगा, √8 kT/μ। ठीक है, म्यू विल बी द रिड्यूस्ड मास। ठीक है बच्चों, ओके। सो 1/μ इज इक्वल्स टू 1/ma + 1/mb, ये आपका फॉर्मूला होता है रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी इसमें हम इंक्लूड करते हैं, वो होती है ZA बेसिकली क्या बताता है, इट शोज द कॉलिजन शोन बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ A पर यूनिट टाइम। मतलब बेसिकली ZA जो है, आपने शायद 12th में ही जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो Z हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वही एक यहाँ पे पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है। ZA जो है वो एक नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो हमारा A दिखा रहा है, एक पर सेकेंड में A हमारा कितने तरीके के कॉलिजन्स दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं ZA। अब आप जैसा कि देखोगे A है B है, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं,
ए आपस में अपने आप भी कोलाइड कर सकता है और एक ए का मॉलिक्यूल दो बी के मॉलिक्यूल से भी कोलाइड कर सकता है, विच इज़ द इफेक्टिव कॉलिजन प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट। सो अब देखो, ए का आपस में कॉलिजन से प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, ए जब बी से कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए हो तो रहे हैं बहुत सारे कॉलिजन्स, बट कौन से इफेक्टिव हैं, जो बी के साथ हो रहे हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलिजन्स हैं ये इफेक्टिव है और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कहानी की तरह सुनते रहो। क्या इसमें याद रखना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप ये याद रखना कि डायामीटर क्या होता है, कॉलिजन रेडियस क्या होता है, ठीक है, सिग्मा, वो आपको पता होना चाहिए, RA+RB, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम कवर्ड बाय अ कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। अब वो मैंने आपको बताया था कि वो जो आपका स्फीयर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कितना वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो वो एक सिलेंडर बना रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपका कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था और वो इस पाथ में मूव कर रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक तरीके का एक सिलेंडर ही तो बन रहा है। तो सिलेंडर का आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h, ये आपका वॉल्यूम होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, या तो ये फॉर्मूला आप ले लो। तो एरिया आपका क्या है, πσ², डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है u⁻, तो πr²h, या तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, है ना। सो अगला पॉइंट क्या है, लेट इन 1 यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ बी। अब देखो, हमें इफेक्टिव कॉलिजन्स की बात करनी है, तो अब हमें इफेक्टिव कॉलिजन्स वही है जिसमें वो बी के साथ कोलाइड कर रहा है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि मैंने उस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसमें जो नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स है वो मेरे क्या है, NB*, ठीक है। ये नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स हैं बी के जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। तो इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होंगे, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो मेरे इन πσ² u⁻ वॉल्यूम नंबर ऑफ बी। अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ बी हो गए मेरे, इंटू NB*। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने क्या किया ना, एक यूनिटरी मेथड लगाया कि एक यूनिट वॉल्यूम में मेरे जो नंबर ऑफ बी हैं वो क्या है, NB*। तो अब मेरे पास यूनिट वॉल्यूम क्या है, πσ² u⁻। इस यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ बी होंगे, πσ² u⁻ इंटू में NB*। तो ये मेरे नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स हो गए किसमें, πσ² u⁻ वॉल्यूम में। इतने वॉल्यूम में मेरे इतने नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इतने नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स हो गए तो इनके साथ जब मेरा ए कोलाइड करेगा तो वही मेरे क्या होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो वही यहाँ पर लिखा है कि मैंने एज्यूम किया कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो इतनी वॉल्यूम में इतने हो जाएंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखो, मेरा ए इस तरीके से अगर मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ऐसे ए पड़ा हुआ है और यहाँ पर बी है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ए शोज 2 कॉलिजन्स, ठीक है। ये मैंने अज्यूम किया कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ए है वो 2 कॉलिजन शो कर रहा है, तो ZA क्या हो जाएगा, जो मेरी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी। टोटल कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, ZA = 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। दो कॉलिजन्स वो शो कर रहा है इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। कितने मॉलिक्यूल्स हैं ए के, ऐसे 3 हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ए भी है और बी भी है, ये मेरे पास बी है। तो एक जो ए का मॉलिक्यूल है एक टाइम पर सिर्फ 2 कॉलिजन्स शो कर रहा है, ठीक है। एक टाइम पर एक ए का मॉलिक्यूल 2 कॉलिजन शो कर रहा है। तो ऐसे कितने ए के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 ए के मॉलिक्यूल हैं। तो टोटल कॉलिजन्स कितने हो गए, 4 इंटू में 2 विच इज़ 8, ठीक है। टोटल कॉलिजन्स यहाँ पर क्या बता रहा है, ZA क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी, ए की। तो वही यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया कि एक मॉलिक्यूल ए का 2 कॉलिजन शो कर रहा है, तो टोटल कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पर एक क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब एक जो
एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए है, जैसे हमने पीछे देखा था एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए कितने कॉलिजन दिखा रहा था, 2। तो ये वही यहाँ पर हमने देखा है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए कितने कॉलिजन दिखाएगा, और वो कौन से कॉलिजन की बात कर रहे हैं हम, उसके बी के साथ कॉलिजन। तो बी कितने प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमें पता है, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन बी स्टार। तो जितने बी प्रेजेंट हैं उनके साथ ही ए अगर कोलाइड करेगा तो वो सारे क्या होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स होंगे, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे टोटल कॉलिजन्स निकालने हैं, जिनको मैंने ए बी लिख दिया नाम, ए बी मतलब एक ए और बी के बीच में जो टोटल कॉलिजन्स हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, जेड ए मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ए कितने कॉलिजन दिखा रहा है इनटू एन ए स्टार मतलब टोटल नंबर ऑफ ए जो वहाँ पर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। सो जेड ए बी आपका क्या बन गया, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार। ये मुझे क्या दे रहा है, माइनस डी एन ए स्टार बाई डी टी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम कॉलिजन्स, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब बी के साथ कॉलिजन्स दिखा रहा है, सब बी के साथ अगर वो इफेक्टिव कॉलिजन्स हुए तो वो क्या होगा, वो इसका मैक्सिमम रेट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से लिखा है मैक्सिमम रेट की टर्म्स में। If all the bimolecular collisions are effective, then ZAB is equals to the maximum rate of reaction। वही मैंने आपको बताया, अगर जितने भी बायोमोलिकुलर, ये क्या है, ये सारे बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कोलिजन्स हैं, अगर ये सारे के सारे इफेक्टिव हैं तो ZAB जो होगा वो क्या देगा, मुझे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो आर मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, ZAB के, क्योंकि वो मैक्सिमम रेट होगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार। ये मैंने यू बार को थोड़ा यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है, बट आप इसको यू बार ही लिखते चलना, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर क्या है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने किसके टर्म्स में लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसको एन ए स्टार बाय एन ए इंटू में वी। वॉल्यूम अगर मैं 1 ले लूँ, 1 लीटर ले लूँ या 1 यूनिट ले लूँ, तो यहाँ पर मैं वी को 1 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो सिमिलरली ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, एन ए स्टार अपॉन में एन ए विच इज़ अवोगाद्रो नंबर। तो इस तरीके से भी तो हम लोग मोल्स निकालते हैं ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर, वो भी हमें मोल्स देता है। तो सिमिलरली उस तरीके से हमने यहाँ पर मोल्स लिखा है। बी के लिए भी हम वही चीज़ लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी प्रेजेंट हैं अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। तो जनरल में अगर मैं देखूं जो मैक्सिमम रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, के इंटू में ए इंटू में बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे। तो रेट आर मैक्स को मैं क्या लिखती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टू, जो हमारा मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो हम रेट लिखते हैं, ठीक है। तो जेड ए बी आपका क्या हो गया, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार, आर इज इक्वल्स टू के ए इंटू में बी। अब ये मैं इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो ए को मैंने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए मैंने क्या लिखी थी, एन ए स्टार अपॉन में एन ए विच इज़ अवोगाद्रो नंबर। तो ये मैं पूरी चीज़ में यहाँ पर पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी एन ए स्टार अपॉन में एन ए, और ये क्या होगा मैक्सिमम रेट, क्योंकि मैं सारे ही इफेक्टिव मान के चल रही हूँ। तो ये आपको देगा के एन ए स्टार अपॉन में एन ए इंटू में एन बी स्टार अपॉन में एन ए। ये मैंने इनकी जगह वैल्यू पुट करी है जो पीछे मैंने दिखाई थी, ये और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी एन ए, ये मेरा मैक्सिमम है। तो ये बचेगा के एन ए स्टार एन बी स्टार अपॉन में एन ए, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, तो इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी जेड ए बी वाली थी, इसको चाहे तो आप 2 मार्क कर लो, और ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको आप 1 मार्क कर लो। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, इक्वेट मैं करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था, आर मैक्स जो मैक्सिमम कोलिजन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जेड ए बी पे। मतलब जो भी मेरे सारे कोलिजन्स हो रहे हैं ए और बी के बीच में, वो सारे के सारे क्या हैं, इफेक्टिव हैं, इसलिए मैक्सिमम रेट इस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन को
और इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों को क्या करा मैंने, इक्वेट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जब आप इक्वेट कर दोगे, क्योंकि आर मैक्स और जेड ए बी इक्वल है, तो आर मैक्स आपका क्या है, ये पूरा, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आर मैक्स। ठीक है, आर मैक्स जो है, आर मैक्स और जेड ए बी को जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार, ये तो आपका हो गया जेड ए बी, और आर मैक्स क्या हो गया, के एन ए स्टार एन बी स्टार अपॉन में एन ए। ठीक है, ये आपका हो गया आर मैक्स। जब आप ये सॉल्व करोगे तो एन ए स्टार एन बी स्टार ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर लिख लो के मैक्स, तो के मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, इसको आप लिख लेना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट when all the collisions are effective। अगर आपने मेरी आर्हीनियस इक्वेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है विच इज़ ए, वो क्या देता है हमें, के मैक्स देता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछता है कि आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला विच इज़ पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे टू कैलकुलेट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। वो कई बार या तो के मैक्स के रूप में पूछेगा या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के रूप में पूछेगा, तो ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो आपको पूरी डेरिवेशन याद नहीं रखनी, आपको क्या याद रखना है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक सिग्मा याद रखना है, और यू बार याद रखना है, यू बार की वैल्यू क्या होती है। सो अब इसका आता है पार्ट 2, वो था पार्ट 1 और अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आप लिखो फॉर मैनी रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट अटेन maximum value that is R max. It means all collisions are not effective। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, बस आप लिख लो, only those collisions are effective which satisfy the criteria of activation energy। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कई सारी वीडियोस में मैंने आपसे बारे में ये बातें करी है कि सारे ही कॉलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, वही इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये जो बैरियर होता है इसको वो क्रॉस कर जाएं। ठीक है, सारे कॉलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे, वही इफेक्टिव होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट बना ले, उन्होंने सारी कॉलिजन्स में एनर्जी लूज़ नहीं करी है, वो अभी भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए जो आर मैक्स है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी अटेन नहीं हो सकता है, ये बस आपसे क्वेश्चन में वो निकलवा सकता है कि आप ये मुझे निकाल के दो, बट ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट प्रैक्टिकली अब हमें क्या निकालना है, वो आर निकालना है जो एक्चुअली में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर मैक्स हमने देख लिया है, ये हमारे पास आर मैक्स होता है। तो अब मैं रेट की बात करूँ, रेट
at any time will be equal to, अब रेट किसके बराबर होगा, मैंने आपको आर्हीनियस इक्वेशन में बताया था ना, रेट किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल्स टू आर मैक्स, जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, इनटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉलिजन्स विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉलिजन्स, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आता है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वो मैंने आपको बताया था ना, उसका मतलब क्या होता है आर्हीनियस इक्वेशन में, वो कॉलिजन्स विच आर सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड विच आर एक्चुअली फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। तो आपका जो रेट होगा वो होगा रेट आर मैक्स इंटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉलिजन्स which satisfy the criteria of एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो वो वाले कॉलिजन्स जो क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसका मुझे पता है वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ई ए बाई आर टी, ये वैल्यू होती है। तो बस आपको क्या करना है, आर मैक्स को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपका नेक्स्ट आपका जो इक्वेशन होगी वो आर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर मैक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी। सो ये आपकी क्या इक्वेशन बन गई है, रेट की एट एनी टाइम। ओके, सो आप इसको अच्छे से खोल के एक अच्छी इक्वेशन में लिख लेना। सो अब आता है पार्ट 3, जो लास्ट पार्ट है इस डेरिवेशन का। तो एक आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, और पीछे मैंने आपको बताया एक डायमीटर की और एक आर मैक्स की, वो इक्वेशन याद रखनी है, विच इज़ योर के मैक्स सिग्मा, और एक आपको ये वाली इक्वेशन आर, ये याद रखनी है। अब पार्ट 3 बेसिकली यहाँ पे हम स्टेरिक फैक्टर को देखेंगे, क्या स्टेरिक फैक्टर होने चाहिए फॉर करेक्ट प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो आप लिख लो, देयर आर मैनी रिएक्शंस फॉर विच लार्ज नंबर ऑफ colliding molecules have energy more than the threshold value, even then the reaction इज़ स्लो। मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है थ्रेशोल्ड से, चाहे रिएक्शन स्लो भी हो, ठीक है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है थ्रेशोल्ड से, चाहे रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, दिस इज़ ड्यू टू इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें इतनी चाहिए उसको पार करने के लिए, उससे भी उनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन तब भी रिएक्शन नहीं होती, तब भी वो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। मतलब अगर मुझे उस रिएक्शन को अकर करवाने के लिए उनका हेड ऑन कोलिजन चाहिए, तो वो हेड ऑन कोलिजन में वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, वो साइडवेज कोलाइड कर रहे हैं इस तरीके से, इस वजह से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो हमारे को थर्ड पार्ट में क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर। तो हमारी जो कोलिजन की जो स्टेरिक्स है वो अच्छी होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम एक चीज़ देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिएक्शन है A+B2 गिविंग प्रोडक्ट। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन उनका कोलिजन हो रहा है, ठीक है। जैसे A है और B2 का ये जो मॉलिक्यूल है ये B2 मॉलिक्यूल है, ये देखो ये इस तरीके से, और ये अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन कोलाइड कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब एक कुछ ऐसे B मॉलिक्यूल B2 मेरा पड़ा हुआ है
और वो ए जो है उसको बीच में से उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं कोर्स ऑफ द रिएक्शन देखूँ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखूँ, तो मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि ये मेरा पहले का है, ये मेरा 1 के लिए है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और ये मेरा है 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है। ये जस्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो जब एटम्स मेरे कोलाइड कर रहे हैं ना, तो वो जब एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो जब वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं कोलाइड होने के बाद, तो वही मॉलिक्यूल मेरा प्रोडक्ट देगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। अगर मैं देखूँ 1 के केस में मेरी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, तो यही मुझे क्या देगा, प्रोडक्ट, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे कम है। और जो सेकंड वाला है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मेरी सबसे ज़्यादा है। सेकंड वाला मेरा ये है और फर्स्ट वाला मेरा ये है। तो जब मेरा स्ट्रेट लाइन में कॉलिजन हो रहा है, उस टाइम पर जो मेरा एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बन रहा है, उस टाइम पर जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा फेवर्ड है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। तो मेरा जो ये वाला स्टेरिक फैक्टर होगा, ये मेरा कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लिख लो, व्हेन एटम्स अलाइन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, आप लिखो, ये मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैं इतना सारा नहीं लिख रही आप लिखो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। व्हेन एटम अलाइंस इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड फॉर्म एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, मैं अपनी नोटबुक ही दिखा देती हूँ। When atom align in different orientation and form activated intermediate, then वो orientation favor होती है जहाँ पर value of activation energy कम होती है। यही मैंने आपको अभी समझाया। केस 1 जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, देन केस 2, therefore molecules will form product if they collide with orientation in case 1, क्योंकि केस 1 की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, अगर इसके अकॉर्डिंगली कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट देगा, पक्का है। तो इसलिए इसका जो रेट बन जाएगा आर मैक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर जो अभी तक हम देख रहे थे, मल्टीप्लाइड बाय पी। पी क्या है, एक स्टेरिक फैक्टर है या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो मेरा ओरिएंटेशन फैक्टर है इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा ओपन करके लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आर पी पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, पी इंटू में पाई इंटू में सिग्मा स्क्वायर। ये मेरा क्या बताता है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, मतलब वो ओरिएंटेशन। क्योंकि अब अगर वो मेरा इस पाथ में कोलाइड कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कोलाइड कर रहा है, तो इस तरीके की उसकी स्टेरिक होनी चाहिए और इतना पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, जब मैं मानूंगी कि मेरी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है और ओरिएंटेशन भी परफेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दी जो भी अभी तक हमने पढ़ा कॉलिजन थ्योरी। सो कॉलिजन थ्योरी में आपको सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी तक बोलूँ आपको क्या याद रखना है, वो है उसका फॉर्मूला आर मैक्स का, ठीक है। आपको आर मैक्स का फॉर्मूला याद रखना है, आर का फॉर्मूला याद रखना है, के मैक्स का फॉर्मूला याद रखना है और सिग्मा, ये 4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बाकी आप कोई भी कहानी याद रखो ना रखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि देखो मैंने बहुत मेहनत करी है ये आपको समझाने के लिए। ये बहुत ईजी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी थ्योरी नहीं है ये समझानी, क्योंकि इसके बीच बीच में डेरिवेशंस इतनी मुश्किल हैं, इतनी टफ हैं। इस वजह से मैंने अपनी नोटबुक बगल में रखी, ताकि मैं भूल कर भी आपको गलती से भी कोई गलत स्टेप ना बता दूं जिससे आपका थोड़ा दिमाग घूम जाए। तो इसलिए मैंने नोटबुक को एकदम बगल में रखा और मैंने आपको ये पूरा समझाया। और इसके बाद एक और थ्योरी है जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैं कहूँगी कि कॉलिजन थ्योरी से तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, क्योंकि जो अभी हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे उसमें तो मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबको पता ही हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक छोटी सी थ्योरी है, आधे घंटे की है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करा दूँगी। तो आपका बस रह जाएगा एंजाइम कैटालिसिस, जो आधे घंटे का टॉपिक है। सो आपका काइनेटिक्स तो ख़त्म मेरी तरफ से, बस एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा रिलैक्सेशन स्टेट का, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। फिर हम देखेंगे इसका क्वेश्चंस, नया टॉपिक, या फिर मैं सोच रही हूँ फोटो केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूँ, फिर हम इन दोनों का ना मिला के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।